हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। पहले जान लेते हैं कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये हम सब जानते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। मतलब कि ये 4 बंध बना सकता है। अब ये चारों एकल इस प्रकार से बना सकता है, या फिर ये कार्बन क्या करे, 2 डबल बंध बना ले और 2 सिंगल बंध बना ले, या फिर कार्बन एक ट्रिपल बंध बनाकर ऐसा बंध, या फिर ये कार्बन दोनों तरफ क्या बना ले, डबल बंध। इस प्रकार से ये चारों संयोजकताएं पूरी कर सकता है। अलग अलग प्रकार से बंध बनाने की क्षमता रखता है। अतः इस कार्बन के कई सारे यौगिक बनते हैं, कंप्लीट हैं। और इसीलिए हमने इस कार्बन के सारे यौगिकों का अध्ययन करने के लिए अलग से शाखा खोल दी गई, जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं, और उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने में हम पहले रूढ़ पद्धति के अंदर नामकरण करेंगे इसका। रूढ़ पद्धति। तो रूढ़ पद्धति के अंदर जैसे जो प्राचीन काल से जो बोलते आ रहे हैं या बोला जाता है, उसके आधार रूढ़ पद्धति कहा जाता है। और इसमें क्या, रूढ़ पद्धति में यहाँ पर प्राप्ति स्रोत के आधार पर, गुण के आधार पर किसने उस कार्बनिक यौगिक को खोजा, मतलब कि खोजकर्ता के आधार पर और श्रृंखला के आधार पर रूढ़ नाम रख दिया गया। क्या, कौन सा नाम रख दिया गया? रूढ़ नाम। पहला हम पढ़ते हैं प्राप्ति स्रोत के आधार पर। प्राप्ति स्रोत, जैसे कि यहां पर एक फॉर्मूला होता है HCOOH। इसका जो नाम है वो रखा रूढ़ पद्धति के अंदर फार्मिक अम्ल। क्या नाम रखा? फार्मिक अम्ल। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये लाल चींटी के डंक से प्राप्त होता है। लाल चींटी का डंक इसका क्या है? प्राप्ति स्रोत है। और इस लाल चींटी को लैटिन भाषा में बोलते हैं फार्माइका। क्या बोला जाता है? फार्माइका। अतः इस HCOOH को क्या बोल दिया गया? फार्मिक अम्ल। इसी प्रकार यहाँ पर CH4 सभी ने नाम सुना होगा। इसको रूढ़ पद्धति के अंदर क्या बोला जाता है? मार्स गैस। क्या बोला जाता है? मार्स गैस। CH4 को क्या कहा जाता है रूढ़ पद्धति में? मार्स गैस कहा जाता है। और ये प्राप्त होती है कहाँ से? दलदल से। और दलदल को ही लैटिन भाषा के अंदर कहते हैं मार्स। क्या कहा जाता है दलदल को लैटिन भाषा के अंदर? मार्स। इस प्रकार से जो यौगिक जहां से प्राप्त हुए उसके आधार, प्राप्ति स्रोत के आधार पर उनका रूढ़ नाम रख दिया गया। जैसे कि HCOOH चींटी के डंक में पाया जा रहा है, तो इस चींटी को क्या कहा जाता है? फार्माइका कहा जाता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? फार्मिक अम्ल बोल दिया गया। जैसे CH4 मार्स गैस, इस कहाँ से प्राप्त होती है? दलदल से। और दलदल को क्या कहा जाता है? मार्स कहा जाता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? मार्स गैस। अब आते हैं हम गुण के आधार पर। तो अगला आधार है हमारा गुण। गुण के आधार पर जो गुण जो है, जिस कार्बनिक यौगिक का जो गुण है, उस गुण के आधार पर उसका नाम रख दिया गया। जैसे कि एक फॉर्मूला है C6H12O6। इसको बोला जाता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये जो कार्बनिक यौगिक है इसे क्या कहा जाता है? ग्लूकोज। और ये गुण क्या है इसका? ये स्वाद में कैसा होता है? मीठा। और जो स्वाद में मीठा होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकस। क्या बोला जाता है? ग्लाइकस। अतः इस C6H12O6 का नाम क्या रख दिया गया? ग्लूकोज रख दिया गया। कंप्लीट है। तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर, गुण के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के नाम रख दिए। अब खोजकर्ता के आधार पर आते हैं हम। यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ RMgX, या यहाँ लिख दिया मैंने RZNR। इस फॉर्मूले को कहा जाता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। और इसको जो खोजा ना, वो किस वैज्ञानिक ने खोजा? ग्रिग्नार
नामक वैज्ञानिक ने खोजा, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, RMGX को गैंडियाई। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए R यहाँ पर क्या है, एल्किल समूह है। कौन सा समूह है, एल्किल। यहाँ पर कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, इस प्रकार से कार्बन आप ले सकते हैं Mg। और यहाँ पर X क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसी प्रकार RZnR इसको बोला जाता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या बोला जाता है इसको, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। और इसको भी किसने खोजा, नाम के आधार पर ही फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा, अतः इसका नाम क्या रख दिया गया, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो ये तो हुई हमारे प्राप्ति स्रोत के आधार पर, गुण के आधार पर और खोजकर्ता के आधार पर। अब हम आते हैं श्रृंखला के आधार पर। श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का रूढ़ पद्धति में नामकरण। तो होगा क्या यहाँ पर, जैसे श्रृंखला ये है ना, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला होता है नॉर्मल, और इसको लिखा जाता है N से। किससे लिखा जाता है, N से। जैसे यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल लिख कर बताऊँ, यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और यहाँ पर CH3। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का होता है ब्यूट। अब आपको कैसे पता चले कि ब्यूट है, तो यहाँ पर मैं आपको कार्बन के नाम के आधार पर लिखना बता देता हूँ। यहाँ पर C1, अगर कार्बन 1 है तो इसको बोला जाता है मेथ। अगर कार्बन 2 है तो इसको बोला जाएगा एथ। अगर कार्बन 3 हो तो इसको बोला जाएगा प्रोप। क्या बोला जाएगा, प्रोप। 4 है तो इसको बोला जाएगा ब्यूट। 5 है तो इसको बोला जाएगा पेंट। कार्बन 6 है तो इसको बोला जाएगा हेक्स। और अगर कार्बन की संख्या 7 है तो इसको बोला जाएगा हेप्ट। कार्बन की संख्या अगर 8 हो तो इसको बोला जाएगा ऑक्ट। और 9 हो तो इसको बोला जाएगा नॉन। कार्बन की संख्या अगर 10 हो तो इसको कहा जाएगा डेक। यह हमको याद होना चाहिए। कार्बन संख्या 1 से लेकर कम से कम 10 तक तो हमें याद होना ही चाहिए कि कार्बन की संख्या इतनी होने पर उनका पूर्वलग्न क्या कहा जाता है। उसको C1 को मेथ कहेंगे, C2 को एथ। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आपको याद होना चाहिए, तभी हम नामकरण कर पाएंगे। अब ये तो हो गया इनका पूर्वलग्न। अब एल्केन है या एल्काइन। तो ये यहाँ पर दिख रहा आपको कि सभी में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, तो ये क्या है, एल्केन है। तो कितने कार्बन का है, ब्यूट है, तो लगाएंगे यहाँ पर ब्यूट। और एल्केन है, सभी सिंगल बंध है, तो यहाँ पर ब्यूटेन बनेगा। लेकिन क्या ये ब्यूटेन सीधा है क्या, बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पर आगे क्या लगाया जाएगा, N लगाया जाएगा। कंप्लीट है। ऐसे ही अपन CH3, CH2, 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 यहाँ पर CH3। अब देखते हैं हम कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन का क्या होता है, पेंट होता है। और सभी में क्या है, एकल एकल बंध है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर N पेंटेन। क्यों लिखा N, क्योंकि सीधी श्रृंखला बनी हुई है। कंप्लीट है यहाँ तक। अब नंबर 2 स्थिति आती है आइसो वाली। कौन सी वाली, आइसो। तो आइसो कब लगाते हैं, पहली कंडीशन हमने पढ़ ली, नॉर्मल N कब लगाएंगे, जब सीधी श्रृंखला हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधी श्रृंखला का नाम लिख देना है और आगे क्या लगा देना, नॉर्मल है कि नॉर्मल सीधी सी श्रृंखला बनी हुई है। लेकिन अगर श्रृंखला में यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन ऐसे हो, CH3, CH, यहाँ CH3, CH2 और CH3। अब देखो इसमें भी तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 ये 5 कार्बन है। तो अब इसका रूढ़ पद्धति के अंदर नाम कैसे लिखें, तो यहाँ पर देखो आप कहीं से भी शुरू करो और अंतिम कार्बन से 1 कार्बन पहले कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, CH3। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, लेकिन अंतिम कार्बन से 1 कार्बन पहले, मतलब चौथे से 1 कार्बन पहले तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3। मतलब कि किसी एक सिरे पर क्या हो, ऐसी संरचना उपस्थित हो, CH3 का होल ट्वाइस। इस अंतिम कार्बन पर क्या उपस्थित हो, 2 बार CH3 समूह उपस्थित हो,
तो हम उसके नाम के आगे एन ना लगाकर क्या लगाएंगे, आइसो लगाते हैं। अब देखो इसमें 5 कार्बन है तो बिल्कुल लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन लिखा। लेकिन क्या ये आइसो वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अंतिम कार्बन से एक कार्बन पहले क्या लगा हुआ है, CH3, तो हम इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, आइसो पेंटेन। कंप्लीट है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ CH3 और CH3। अब देखो आप कहोगे 1 2 3 4 5, यहाँ तो अंतिम कार्बन से एक कार्बन पहले CH3 समूह है ही नहीं, लेकिन आप इधर से क्यों, इसी किसी भी एक श्रृंखला पर या तो इधर या इधर कहीं भी आपको अंतिम कार्बन से पहले एक कार्बन पहले क्या मिलना चाहिए, CH3। तो क्या इधर तो नहीं है, इधर है कि नहीं, देखते हैं 1 2 3 4 5 और 4 पर क्या है, CH3 समूह उपस्थित है। अच्छा कितने कार्बन है ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। तो हेक्सेन तो लिखेंगे, लेकिन एक कार्बन पहले CH3 समूह है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, आइसो हेक्सेन। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है। तो एन कब लगाएंगे, आइसो कब लगाएंगे, ये यहाँ हो गया। अब आते हैं नियो पर, तो नियो कब लगाएंगे, जैसे एक एग्जांपल देके बताते हैं, CH3 CH सॉरी यहाँ CH3 यहाँ CH3 और ये CH3। अब इस पूरे में कार्बन की संख्या कितनी है वो गिनते हैं हम, तो 1 2 3 4 5। अब कहीं से भी शुरू करो, किसी एक सिरे पर अंतिम कार्बन से एक कार्बन पहले कितनी बार CH3 समूह है, 2 बार CH3 समूह है। मतलब कि यहाँ पर अंतिम जो कार्बन है ना, उस कार्बन से एक कार्बन पहले क्या है, C, और इस पर कितनी बार समूह जुड़े हुए हैं, 3 बार। ये वाली स्थिति अगर हो तो हमको किसका उपयोग करना है, फिर नियो का उपयोग करना है। अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंटेन यूज करते हैं। तो नाम लिखेंगे इसका, क्या लगाएंगे, नियो लगाएंगे पहले, नियो पेंटेन। हो गया क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 और यहाँ पर लिख दिया हमने CH3। कंप्लीट। अब यहाँ देखो आप, इस कार्बन से एक कार्बन पहले, ये अंतिम कार्बन है, और इस कार्बन से एक कार्बन पहले क्या है, 2 बार CH3 समूह उपस्थित है ना, तो यहाँ पर नियो की कंडीशन बन रही है। अब बन रही है तो कितने कार्बन है वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। और सभी एल्केन है, सभी में क्या है, एकल एकल बंध है। तो हेप्टेन तो लिखेंगे, लेकिन कौन सा लगा देंगे, पूर्व लग्न, नियो हेप्टेन। क्या नाम हो गया इसका, नियो हेप्टेन। कंप्लीट है। क्या ये नियो हो गया, CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर CH3। क्या ये नियो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर। कैसे, कि यह अंतिम कार्बन से एक कार्बन पहले क्या है, 2 बार CH3 समूह। लेकिन मैंने क्या कहा, किसी एक सिरे पर होना चाहिए, किसी एक सिरे पर, या तो दोनों सिरे पर है। इस अंतिम कार्बन से एक कार्बन पहले क्या है, 2 बार CH3, और इधर से करते हैं तो अंतिम कार्बन से एक कार्बन पहले क्या है, मतलब दोनों सिरों पर कौन सी स्थिति है, ये वाली स्थिति है। तो ये नियो नहीं होगा, फिर नियो नहीं है। इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, IUPAC पद्धति के अंदर। कंप्लीट है। ऐसे ही आइसो वाली स्थिति बता देता हूँ आपको, CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। अंतिम कार्बन से एक कार्बन पहले अगर CH3 हो तो हम किसका उपयोग करते थे, आइसो का करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों सिरों पर अगर CH3 समूह उपस्थित हो तो फिर वो आइसो नहीं होता, तो ये आइसो नहीं है। कंप्लीट। तो ये हो गई हमारे रूढ़ पद्धति के अंदर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति पढ़ेंगे, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है IUPAC आपके लिए सीखना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।